हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लेसिन टेस्ट, द क्रिस्टलाइजेशन, द डिस्टिलेशन, द क्रोमेटोग्राफी एंड द जल्डाल मेथड। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स टेकिंग एन एग्जाम्पल इन ईच केस, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए यहाँ पर मैं NCERT से ही डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, इसको सबसे पहले हम एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू देखते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन द थ्योरी अगेन। ओके, देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, और जो इम्प्योरिटी है उसे हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट यहाँ पर किया है ट्रायंगल से। तो अब जब हमारे पास एक प्योर सैंपल है, आपके पास एक प्योर क्रिस्टल था, ठीक है, जो भी आपके पास सॉल्ट है, क्रिस्टल है, उसको आपने एक पर्टिकुलर सूटेबल सॉल्वेंट में डाल के रखा है। अब ये प्योर है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। अब अगर आप इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, देखिए जैसे आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से ये एनर्जी इसकी बढ़ेगी। तो एनर्जी जब इसकी बढ़ेगी, अभी अपनी पीक पे पहुंच जाएगा। तो पीक पे आप देख सकते हैं कि जो क्रिस्टल है वो डिसॉल्व हो गया है, तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो गए हैं, ठीक है, और एनर्जी हमारी इस टाइम मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। अब उसके बाद अगर आप दोबारा इस सॉल्यूशन को ठंडा होने देते हैं तो ठंडा होने पे क्या होगा, एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और जब एनर्जी कम होगी तो क्रिस्टलाइजेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे इसकी एनर्जी कम होती है तो आप देख सकते हैं कि ये टॉप पॉइंट से धीरे नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, और ये सारे के सारे जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैं ये दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे और क्रिस्टल वापस बना देंगे। तो ये हो गया कि आपने क्रिस्टल को हीट किया तो वो डिसॉल्व हुआ, फिर ठंडा किया तो वापस वो रिक्रिस्टलाइज हो गया। अब इसी मेथड के थ्रू हम एक इम्प्योरिटी वाले क्रिस्टल को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, रिक्रिस्टलाइजिंग एन इम्प्योर सैंपल विद स्लो कूलिंग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कूलिंग आपकी स्लो होनी चाहिए। अब देखिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एनर्जी है, लेफ्ट साइड अगर आप यहाँ पर देखें तो एनर्जी इस इम्प्योर सैंपल की थोड़ी हाई है, जबकि राइट साइड पे ये जो प्योर क्रिस्टल आपको दिख रहा है इसकी एनर्जी लो है। तो जो भी इम्प्योर सैंपल होता है उसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, और जो प्योर होता है उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है। अब इसमें क्या होगा, जैसे आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, अब सॉल्वेंट जो भी आप ले रहे हैं वो सॉल्वेंट ऐसा होगा कि जब लो टेम्परेचर है तो क्रिस्टल उसमें ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, पर जैसे भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा क्रिस्टल की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम हीट करते हैं तो देखिए अब ये हीट करने पे क्रिस्टल पूरा डिसॉल्व हो गया यहाँ पे। ओके, तो डिसॉल्व होने पे क्या है कि इम्प्योरिटी का पार्टिकल भी बाहर निकल गया और सारे क्रिस्टल के पार्टिकल्स भी अलग अलग हो चुके हैं यहाँ पे। अब इसके बाद अगर इसको आप स्लोली ठंडा होने देते हैं, बिल्कुल स्लो, तो स्लो होते टाइम क्या होगा, जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैं उनकी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि वो एक तरह के हैं तो वो एक दूसरे को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। बट क्रिस्टल का पार्टिकल इम्प्योरिटी को उतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस किस चीज़ में है कि जो इम्प्योरिटी है वो क्रिस्टल के पार्टिकल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं एग्जर्ट कर रही, बट क्रिस्टल के पार्टिकल्स एक दूसरे पे ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। इसलिए जब दोबारा इसको आप स्लोली ठंडा होने देंगे तो क्रिस्टल के पार्टिकल सारे इकट्ठे आ जाएंगे और इम्प्योरिटी बाहर ही छूट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली हमारे पास इम्प्योरिटी बाहर रह गई सॉल्यूशन में, और क्रिस्टल प्योर फॉर्म में मिल गया और उसकी एनर्जी लोअर है। तो दिस इज द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या उसको आप बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। ओके, क्लियर है। तो एक सॉल्वेंट लेंगे ऐसा जिसमें लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कम होगी, हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। उसको जब आप हीट करेंगे तो क्रिस्टल के पार्टिकल सारे अलग अलग हो जाएंगे, इम्प्योरिटी भी बाहर निकल जाएगी। फिर धीरे धीरे ठंडा होने देंगे तो वापस क्रिस्टल के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जल्दी अटैच होंगे,
क्योंकि वो एक जैसे हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग है और इम्प्योरिटी बाहर ही रह जाएगी। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन की गई है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक्स फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेसिस क्या है इसका, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटीज इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। मतलब उस सॉल्वेंट में इम्प्योरिटी के डिसॉल्व होने की टेंडेंसी डिफरेंट है और क्रिस्टल के डिसॉल्व होने की टेंडेंसी डिफरेंट है। तो जब तक इन दोनों इम्प्योरिटी और क्रिस्टल की सॉल्युबिलिटीज में डिफरेंस नहीं होगा तब तक आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि कुछ सॉल्वेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें इम्प्योरिटी भी उतनी ही जल्दी डिसॉल्व होगी जितनी जल्दी क्रिस्टल होगा, तो वो सॉल्वेंट इसके लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें क्रिस्टल की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हो और इम्प्योरिटी की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हो। तो देखिए, इम्प्योर कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इन विच इट इज स्पेरिंगली सॉल्यूबल एट रूम टेम्परेचर। कि रूम टेम्परेचर पे वो ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, बट एप्रिशिएबली सॉल्यूबल एट हायर टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हीट करने पे वो ज़्यादा सॉल्यूबल होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो सॉल्यूशन कंसनट्रेट होता जाएगा, फिर उसको स्लोली कूल करेंगे। तो इसी प्रोसेस को, ऐसा नहीं कि एक ही बार करने पे सारी इंप्योरिटीज़ बाहर निकल जाएंगी। अगर आप इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं बार बार, तो धीरे धीरे हर बार कुछ इंप्योरिटीज़ निकलती जाएंगी, तो आपके पास ज़्यादा प्योर सैंपल आता जाएगा। ओके, यू कैन रिपीट दिस प्रोसेस। ओके, तो ये पैराग्राफ आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पढ़ के उसको एग्जाम में लिखें। सेकेंड इज डिस्टिलेशन। तो कि डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम, तो डिस्टिलेशन का हम पहले डायग्राम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एनसीईआरटी से लिया हुआ डायग्राम है। सिंपल डिस्टिलेशन यहाँ पर दिखाई गई है। तो सिंपल डिस्टिलेशन में एक राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें आपका सॉल्यूशन रखा गया है, जिस भी कंपाउंड को आपने लिया है। ठीक है, तो आप उसको जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने पे इस कंपाउंड के वेपर्स जनरेट होंगे। अब डिस्टिलेशन में आपके पास जो मिक्सचर यहाँ पर राउंड बॉटम में दिया गया है, ये जो मिक्सचर है, इसमें कम से कम 2 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सपोज एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है और दूसरे का 110 डिग्री है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप, या फिर आप क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का एग्जांपल जो मेंशन किया है उसको देख सकते हैं। एनिलीन बॉयल करती है 457 केल्विन पे और क्लोरोफॉर्म बॉयल करता है 334 केल्विन पे। मतलब जब आप इन दोनों का मिक्सचर लेंगे तो क्लोरोफॉर्म लोअर टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। तो जब आपका फ्लास्क का टेम्परेचर सपोज 330 केल्विन के आसपास है या 335 केल्विन के आसपास है, तो क्लोरोफॉर्म बॉयल होना स्टार्ट होगा और उसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बट एनिलीन, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है अभी, वो वेपराइज नहीं होगा। तो जो लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट है, जो जल्दी बॉयल होता है, उसके वेपर्स यहाँ पर बनते जाएंगे और उसके वेपर बनने से क्या होगा, हमारे पास यहाँ से निकलते निकलते वेपर इस ट्यूब से ट्रेवल करेंगे। अब इस ट्यूब के चारों तरफ एक कंडेंसर हमारे पास एपरेटस है। कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर से ठंडा पानी आता है और वो बाहर निकलता है। तो ठंडा पानी इन गर्म वेपर्स को धीरे धीरे कूल करेगा, जिससे वो कंडेंस होंगे और यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो डिस्टिलेशन किसके लिए यूज़ करनी है, जब 2 कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उस केस के लिए आप डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। और एग्जांपल आपने देना है कि क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट इतना है और एनिलीन का, तो आप ये एग्जांपल भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट यहां पर पूछा गया है क्रोमेटोग्राफी। देखिए, क्रोमेटोग्राफी किन्हीं भी कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक तरीका यूज़ किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी में हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो बेसिक अगर हम देखें उसका, तो उसमें एक स्टेशनरी फेज़ होता है जो मूव नहीं करता और एक मोबाइल फेज़ होता है। ठीक है, तो मोबाइल फेज़ समझ आ रहा है हमें कि वो मूव करेगा। तो मोबाइल फेज़ आपका सॉल्वेंट होता है जनरली, जो लिक्विड हो सकता है या गैस भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मोबाइल फेज़ से होता क्या है, इस वीडियो के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे। ये एक पर्टिकुलर
मॉलिक्यूल है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का। तो जब आप मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो मिक्सचर में बहुत सारी वैरायटी के मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो ये आपके पास जैसी सैंपल है। तो इस मिक्सचर में तो बहुत डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। अब उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को या डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे हम, ये हमने यहाँ पर एक क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया। इस पेपर पे हमने उस सैंपल का एक स्पॉट बना दिया, एक ड्रॉप यहाँ पर डाल के। अब देखिए, ये आपका स्टेशनरी फेज है, ठीक है, जिस पे थिन लेयर प्लेट, मतलब ग्लास की एक प्लेट होगी बहुत पतली, उसके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग की जाती है। ओके, तो वो जो कोटिंग है उस कोटिंग को हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं, क्योंकि वो मूव नहीं करती। और यहाँ जो सॉल्वेंट आपको दिया गया है, एलुएंट, ओके, ये सॉल्वेंट आपका मोबाइल फेज। अब सॉल्वेंट कभी भी आप अगर एक ब्लॉटिंग पेपर को पानी में डालें तो देखेंगे कि पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, जिसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से जो यहाँ पर सॉल्वेंट है ये धीरे धीरे ऊपर ट्रैवल करेगा, मोबाइल फेज है। और जैसे ये ऊपर ट्रैवल करेगा, इस ड्रॉप में मान लीजिए 10 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, 10 अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। हर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन मोबाइल फेज के लिए डिफरेंट होगी। इसका मतलब एक कंपोनेंट हो सकता है कि मोबाइल फेज के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन दिखा रहा हो और स्टेशनरी फेज के लिए कम अट्रैक्शन दिखा रहा हो। तो जैसे जैसे मोबाइल फेज ऊपर जाएगा, वो कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ साथ ऊपर चलने लगेगा। दूसरा कंपोनेंट हो सकता है उसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के लिए ज़्यादा हो और मोबाइल फेज के लिए कम हो, तो वो मोबाइल फेज के साथ चलेगा बट बहुत धीरे, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है। वो एक ही जगह पर रहना चाहता है, बट थोड़ी बहुत अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ भी होगी, तो उसकी वजह से धीरे धीरे वो चलेगा। तो अगर 10 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो सभी की अट्रैक्शन फोर्स मोबाइल फेज के साथ और स्टेशनरी फेज के साथ डिफरेंट होगी, इसलिए सभी डिफरेंट स्पीड से मोबाइल फेज के साथ ऊपर ट्रैवल करने लगेंगे। तो जैसे आपका ये सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर कैपिलरी एक्शन की वजह से बढ़ेगा, तो देखिए डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं डिफरेंट कलर्स के, वो एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हुए हैं। अब ये जो ऑरेंज कलर ऊपर जा रहा है, इसको आप ये बोल सकते हैं कि इसकी अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ सबसे ज़्यादा थी, और ये जो यहाँ ब्राउन से कलर का कंपोनेंट है, इसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। बाकी पैराग्राफ आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ के उसको एज इट इज समझ के लिख सकते हैं एग्जाम में, दैट वुड बी द बेस्ट आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डिस्क्राइब द मेथड विच कैन बी यूज टू सेपरेट टू कंपाउंड विद डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन अ सॉल्वेंट एस। मतलब हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, दोनों कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटीज डिफरेंट हैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ठीक है। अब आप उन दोनों को सेपरेट करना चाह रहे हैं। अब इसके लिए अगर हम सिंपल क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करें तो सिंपल क्रिस्टलाइजेशन क्या बोलती है कि इम्प्योरिटी और जो मेन आपका कंपाउंड है, दोनों की सॉल्युबिलिटीज़ डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब दोनों की जो सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होंगी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, और उस सॉल्वेंट में उनको डाल के आप हीट करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे जाके वो दोनों सारे अलग हो जाते हैं। और जब आप स्लो कूलिंग करते हैं, जब कर्व नीचे आता है, तो क्रिस्टल जो प्योर उसके पार्टिकल्स हैं वो जल्दी क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और इम्प्योरिटी बाहर रह जाती है। तो ये तो था इम्प्योरिटी के लिए। बट अगर आपके पास 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, अब इम्प्योरिटी नहीं है वो, ठीक है, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दोनों एक सफिशिएंट अमाउंट में मिक्स किए गए हैं। अब दोनों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये देखिए, इसके लिए जो मेथड यूज़ करेंगे दैट विल बी कॉल्ड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसकी अगर हम थ्योरी पढ़ें, देखिए, समटाइम्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज क्वाइट सिमिलर to that of its impurities. In such a case, it's not possible to purify an organic compound by simple crystallization. मतलब अगर हम impurity और compound दोनों की solubilities आपस में बहुत क्लोज है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनमें नहीं है, तो सिंपल क्रिस्टलाइजेशन से आप उसे ज़्यादा प्योर नहीं कर सकते। ओके, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो उसका मेथड क्या है? फर्स्ट, प्रिपेयरिंग अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। पहले आप एक हॉट कंसनट्रेटेड उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को धीरे धीरे ठंडा होने देंगे अपने आप।
तो उससे क्या होगा कि दो कंपाउंड, मान लीजिए मेरे पास ए और बी हैं, ए की सॉल्युबिलिटी कम है और बी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो जब सॉल्यूशन धीरे धीरे ठंडा होगा तो जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो उसके क्रिस्टल पहले बनेंगे। तो जैसे उसके क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो रहे हैं, आप केयरफुली उन क्रिस्टल्स को बाहर निकालते जाएं। तो अगर ए की सॉल्युबिलिटी कम है तो ए के क्रिस्टल्स जल्दी बनेंगे, तो उन क्रिस्टल्स को अगर हम बाहर निकाल दें तो हमने मिक्सचर से ए को धीरे धीरे रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो बचा हुआ जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें बी ज़्यादा परसेंटेज में रहेगा, उसमें वो रिच होता जाएगा। तो वैसे ही और जब ठंडा होगा तो थोड़ी देर के बाद बी के क्रिस्टल भी बनने लगेंगे। तो एक बार आपने ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया, अब अगली बार फिर से इसको गर्म करें, एक हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएं, फिर से उसको धीरे धीरे ठंडा होने दें। तो सबसे पहले किसके क्रिस्टल्स बनेंगे? ए के, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, उनको फिर से बाहर निकालें, थोड़े बहुत जो बन रहे हैं। फिर जो बचा हुआ सॉल्यूशन है वो बी में रिच होगा, ज़्यादा प्योर होगा। तो ऐसा अगर आप बार बार करते जाएंगे तो फाइनली ए के क्रिस्टल्स हम बिल्कुल अलग कर देंगे और बाकी जो सॉल्यूशन बचेगा वो ठंडा होने पे जो क्रिस्टल बनाएगा उनमें बी ही मैक्सिमम होगा। ओके, तो इस तरह से हम रिपीटेड प्रोसेस से हम ज़्यादा हाई प्योरिटी अचीव कर सकते हैं। तो ये आप पैराग्राफ उसके लिए पढ़ सकते हैं, इसको आराम से समझ सकते हैं। और अगर आपको एक सिक्वेंशियल वे में, एक सिस्टमेटिक वे में लिखना है एग्ज़ाम के लिए, तो ये आप 4 स्टेप्स यहाँ पर, इसका जो क्रेडिट है, ये 4 स्टेप्स जो मैंने लिए हैं ये aglasem.com वेबसाइट से हैं, जहाँ पर भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन उन्होंने पोस्ट किए होते हैं। तो उन्होंने ये 4 स्टेप्स डिफाइन किए हैं कि पहले प्रेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लिखेंगे कि पाउडर्ड मिक्सचर को फ्लास्क में लेके हमने धीरे धीरे सॉल्वेंट डाला, उसे अच्छे से मिलाया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज देन फिल्टर्ड, उसको गर्म किया और उसके बाद उसको फिल्टर किया चाइना डिश से। फिर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन को धीरे धीरे ठंडा होने दिया, तो ठंडा होने पे जो लेस सॉल्युबल है, द लेस सॉल्युबल कंपाउंड क्रिस्टलाइजेज फर्स्ट, उसे धीरे धीरे निकालते गए और लास्ट में जो बचेगा वो दूसरे कंपाउंड में ज़्यादा रिच सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, What is the difference between distillation under reduced pressure and steam distillation? तो देखिए एनसीईआरटी से हम डायरेक्टली इसको समझेंगे। डिस्टिलेशन का मतलब है कि जब दो कंपोनेंट की बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, कम से कम 20 से 30 डिग्री का उनमें डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम 20 से 30 डिग्री। ठीक है, तो जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा उसके वेपर जल्दी बनेंगे, उन वेपर्स को आप बाहर निकाल के ठंडा करके अलग कर लें तो वो कंपोनेंट अलग हो गया। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप डिस्टिलेशन का यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं एनसीईआरटी से, और एक क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का एग्जाम्पल भी उसमें कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड इज स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम जो स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टीम वॉलेटाइल का मतलब है कि जिनको आप स्टीम के साथ मिक्स करें तो वो स्टीम में घुलते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो स्टीम के साथ, वाटर के साथ मिक्स नहीं होंगे, बट स्टीम की गर्मी से वो वॉलेटाइल होते हैं तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब स्टीम को यूज़ करके आप उन्हें वेपराइज कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड स्टीम वॉलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टीम वॉलेटाइल होंगे एंड आर इमिसिबल विद वाटर। पानी के साथ वो मिक्स नहीं होने चाहिए, अगर मिक्स हो गए तो फिर उन्हें पानी से निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये है स्टीम डिस्टिलेशन का प्लांट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क में पानी लिया गया है, पानी को गर्म कर रहे हैं आप। तो पानी को गर्म करने से क्या बन रही है, स्टीम बन रही है। ठीक है, और दूसरी फ्लास्क जो सेंटर में फ्लास्क दी गई है, इसमें कंपाउंड है आपका जिसको आपको सेपरेट करना है। ठीक है, 2 मिक्सचर होंगे यहाँ पे, उसको सेपरेट करना है। तो देखिए यहाँ से जब पानी गर्म होकर स्टीम बनेगी और वो स्टीम इस ट्यूब से होती हुई यहाँ से निकलेगी, तो स्टीम यूनिफॉर्मली उस कंटेनर में फैलेगी, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और जो लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट है, जो स्टीम वॉलेटाइल है, वो धीरे धीरे वेपराइज होगा। तो उसके वेपर और स्टीम दोनों इकट्ठे होंगे, वेपर भी होंगे उस कंपोनेंट के, स्टीम भी होगी, वो इस ट्यूब से निकलते हुए
यहाँ आएंगे, यहाँ पर कंडेंसर में ठंडे होंगे, ठंडे होने के बाद यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो आपका स्टीम वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो पानी में मिक्स नहीं होना चाहिए, तो जब वो ठंडे होने के बाद लिक्विफाई होंगे तो दोनों की दो अलग अलग लेयर बन जाएंगी, एक वाटर की लेयर और एक उस ऑर्गेनिक लिक्विड की लेयर। और इस फ्लास्क में क्या बच जाएगा, जो नॉन स्टीम वॉलेटाइल था, मतलब जो स्टीम की वजह से वेपराइज नहीं हुआ, वो कंपोनेंट यहां पर आपका प्योर बच जाएगा। ठीक है, अब इसका फायदा दूसरा देखिए क्या होता है स्टीम डिस्टिलेशन का, कि यहां पर जो प्रेशर है, जब एक लिक्विड आप लेते हैं तो लिक्विड के ऊपर अपने उसके वेपर्स होते हैं। अब उन वेपर्स के साथ साथ आपने स्टीम भी डाल दी है, तो जो प्रेशर होगा लिक्विड के सरफेस पे वो प्रेशर ऑफ वेपर प्लस प्रेशर ऑफ स्टीम होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग करने के लिए क्या होता है, बॉइलिंग करने के लिए वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम बोलते हैं। तो अगर बाहर से 50 का प्रेशर लग रहा है तो यहां से जो वेपर का प्रेशर है ये भी 50 का होना चाहिए। ओके, अब पॉइंट क्या है कि पहले 50 का पूरा प्रेशर सिर्फ वेपर ही बना रहे थे, पूरा 50 का प्रेशर वेपर को जनरेट करना है। अब क्योंकि आपने स्टीम भी मिक्स कर दी है तो स्टीम भी थोड़ा सा प्रेशर अपना देगी, तो कुछ प्रेशर वेपर्स की वजह से होगा, कुछ प्रेशर स्टीम की वजह से होगा। अब भी प्रेशर कितना चाहिए, 50, क्योंकि आपको 50 को बैलेंस करना है बाहर का जो प्रेशर है। तो अब वेपर का प्रेशर 50 नहीं होगा, वेपर का हो सकता है कि 30 प्रेशर वेपर की वजह से और 20 स्टीम की वजह से हो। तो इसका मतलब कम प्रेशर चाहिए हमें वेपर्स का, तो कम प्रेशर जनरेट करने के लिए वेपर्स भी तो कम ही लगेंगे, और कम वेपर अगर लगेंगे तो टेम्परेचर भी तो कम होगा। इसका मतलब स्टीम डिस्टिलेशन नॉर्मल डिस्टिलेशन से लोअर टेम्परेचर पे वेपराइज कर देती है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ पर ये पैराग्राफ, द कंपाउंड इज लेटर सेपरेटेड फ्रॉम वाटर यूजिंग सेपरेटिंग टनल। देखिए यहाँ पर द लिक्विड बॉइल्स व्हेन द सम ऑफ वेपर प्रेशर्स ड्यू टू द ऑर्गेनिक लिक्विड एंड दैट ड्यू टू द वाटर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो होगा वेपर का प्रेशर प्लस स्टीम का प्रेशर। ठीक है, इसलिए द लिक्विड वेपराइजेज एट लोअर टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कि नॉर्मली अगर वो लिक्विड 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है तो स्टीम डिस्टिलेशन में हो सकता है वो 100 पे बॉयल हो जाए, वो 90 पे बॉयल हो जाए या 80 पे बॉयल हो जाए। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं इसकी थ्योरी एनसीईआरटी से डायरेक्टली। एंड नेक्स्ट इज द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। देखिए रिड्यूस्ड प्रेशर में क्या होता है, अगर मैं कहूं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है तो क्या है कि ये यूनिवर्सली करेक्ट स्टेटमेंट होगी कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है? नहीं, इट्स नॉट अ यूनिवर्सली करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, 760 mm ऑफ मर्करी, तब जाके पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। बट अगर आप पहाड़ों पे चले जाएं, बहुत हाइट पे चले जाएं, तो वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए जो वेपर प्रेशर है वो भी कम चाहिए, मतलब कम नंबर ऑफ वेपर चाहिए। तो कम वेपर बनाने के लिए टेम्परेचर भी कम चाहिए। ठीक है, तो अब आपका पानी, अगर आप हाइट पे हैं, काफ़ी किसी अच्छे पहाड़ पे हैं हाइट पे, तो जो पानी पहले ग्राउंड लेवल पे, सी लेवल पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, अब वो 90 पे भी बॉयल हो सकता है, 88 पे भी बॉयल हो सकता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे कम होता जाता है, जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे। तो अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को काफ़ी रिड्यूस कर दूं तो 100 डिग्री सेल्सियस की जगह पानी 50 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल हो सकता है। और अगर प्योर वैक्यूम कर दूं, सपोज बाहर का मैंने हवा पूरा एटमॉस्फेयर उड़ा दिया, प्योर वैक्यूम हो गया, तो सारा का सारा पानी इमीडिएटली वेपराइज कर जाएगा, इमीडिएटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा बिना गर्म किए। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जब आप एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो पहले आपके जो कंपोनेंट एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे जाके बॉयल हो रहे थे, अब वो उससे काफ़ी लो टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। फ़ायदा इसका क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक कंपोनेंट का मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको आप 150 तक हीट करोगे तभी बॉयल होगा, वो वेपर बनेंगे उसके। बट वहाँ पर एक रिस्क है कि 150 डिग्री के आसपास वो कंपोनेंट डिकम्पोज कर सकता है। अगर वो डिकम्पोज ही कर गया तो आपका तो पूरा प्रोसेस फेल हो गया। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, उसे बॉयल भी करना है, पर हम ये भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो डिकम्पोज कर जाए। तो हम एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं, जिससे बॉइलिंग पॉइंट कम आ जाता है। तो अब वो 150 डिग्री सेल्सियस की जगह हम उसको बॉयल करा रहे हैं 100 या 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो जिससे उसे डिकम्पोज होने के चांसेस कम हो गए। ठीक है, तो उस केस में आप ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यूज कर सकते हो। ओके, और एग्जांपल आप लिख सकते हो कि ग्लिसरोल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री बाय यूजिंग दिस टेक्निक। ओके, तो आई गेस काफी इलैबोरेट हमने इसको समझ लिया है। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ लेसन टेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट इज लेसन टेस्ट को यूज करते हैं हम नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स एंड फॉस्फोरस की डिटेक्शन के लिए। ठीक है, किसके लिए? डिटेक्शन के लिए, नॉट फॉर एस्टिमेशन। दो तरह के टेस्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है और एक क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। क्वालिटी का मतलब है आप ये पता लगाना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, जस्ट क्वालिटी। क्वांटिटी कितनी है इसका आपको मतलब नहीं है, मुझे बस ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में क्या नाइट्रोजन है या क्या सल्फर है या हेलोजन है या नहीं है। ठीक है, तो उस तरह के एनालिसिस को बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो क्वालिटी के बारे में बात करता है। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि अगर ठीक है नाइट्रोजन है तो कितनी है, तो वो मैं यूज करूंगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, जैसे डुमास मेथड है, या जलदाल मेथड है, केरियस मेथड है। ओके, दीज आर ऑल मेथड्स। तो लेसन टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके सोडियम के साथ, सोडियम का एक छोटा सा आप पीस ले सकते हैं सोडियम मेटल का। तो सोडियम के छोटे से पीस को आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के छोटा सा सैंपल लिया, उसके से मिक्स किया और एक टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको हीट किया, रेड हॉट। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन तो होगा। ठीक है, तो कार्बन आपके पास प्रेजेंट है। अगर उसमें नाइट्रोजन है तो सोडियम उस कार्बन और नाइट्रोजन से कंबाइन करके NaCN बना देगा। ठीक है, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है तो आपका सोडियम सल्फर से कंबाइन करके Na2S बना देगा। अगर उसमें हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, फ्लोरीन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, अगर ये हैं तो सोडियम के साथ कंबाइन करके वो NaCl, NaBr या NaI बना देगा। ठीक है, तो ये सोडियम इन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके ये डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। अब आप बोलेंगे कि ये कंपाउंड बनाने की ज़रूरत क्यों है, सोडियम क्यों डाल रहे हैं हम, अगर नाइट्रोजन था तो उसको ऐसे ही क्यों नहीं डिटेक्ट कर सकते। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन है या सल्फर है या हेलोजन है, वो एक कोवलेंट बॉन्ड में लगा हुआ है। ठीक है, हम चाहते हैं कि वो एक आयनिक बॉन्ड में आ जाए। ओके, क्योंकि हमारा जो टेस्ट है ये इसी के ऊपर बेस्ड है कि आयनिक बॉन्ड एक सूटेबल सॉल्वेंट में पानी में डिसॉल्व करने पे आयन्स अलग हो जाते हैं, फिर वो आयन किसी और आयन के साथ कंबाइन करके प्रेसिपिटेट बना सकता है या कोई और कलर शो कर सकता है। तो उसके लिए उसका आयनिक फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, कोवलेंट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ये जो सोडियम के साथ हीट करने का रीज़न है, दिस इज टू convert these elements, the elements present in the compound, organic compound, are converted from the covalent form into the ionic form by fusing with the sodium, सोडियम के साथ गर्म करके। ठीक है, तो क्या पर्पस है, उसको कोवलेंट से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बार कन्वर्ट हो गए, अब देखें टेस्ट कैसे हम कर सकते हैं। तो ध्यान यहाँ पर रहे, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहे हैं, और सोडियम आपने मेटल अलग लिया हुआ है। तो फर्स्ट टेस्ट जो है कि नाइट्रोजन डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट क्या है, देखिए जो NaCN आपके पास बना, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसका आपको मैं इसके बाद एक एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली हम कैसे इसको कर रहे हैं। तो NaCN जो आपका बना, उसमें साइनाइड आयन है, Cn नेगेटिव। अब इसको आप FeSO4 फेरस सल्फेट के साथ बॉयल करते हैं, तब ये बनाता है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट Na4FeCN6। इसमें ध्यान रखना है कि आयरन 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इसको जब आप एसिडिफाइड H2SO4 में हीट करते हैं, क्या करेंगे,
मतलब H2SO4 डाल के इसको एसिडिफाई कर सकते हैं, या HCl डाल के इसको एसिडिफाई कर सकते हैं और साथ में उसको गर्म करेंगे, ठीक है। या अगर ये नहीं करना चाहते तो आप FeCl3 डाल दो। उससे क्या होगा, अगर आपने डायरेक्टली FeCl3 डाल दिया तो यहाँ पर हमारे पास एक Fe3 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये जो आयरन है यहाँ पे, ये आयरन 3 है, मीन्स 3 पॉजिटिव, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो आयरन है ये 2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो 3 पॉजिटिव आयरन लाने के लिए या तो हम FeCl3 यूज़ करते हैं, या H2SO4 के साथ हीट करने से कुछ Fe2 पॉजिटिव जो यहाँ था FeSO4 का, वो ऑक्सीडाइज होकर Fe3 पॉजिटिव में चला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बनना चाहिए, तभी आपके पास ये कंपाउंड आएगा आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2 या फेरिक फेरोसाइनाइड, और इसका कलर को क्या बोलते हैं, प्रशियन ब्लू कलर। तो अगर आपका ये टेस्ट करने के बाद प्रशियन ब्लू कलर आ रहा है तो उससे कंफर्म होता है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है सल्फर के लिए। सल्फर के लिए क्या करेंगे, अगर कंपाउंड में सल्फर था तो सोडियम से कंबाइन करके वो पहले Na2S बनाएगा, उसको आपने एसिटिक एसिड के साथ एसिडिफाई किया, फिर उसमें डाला लेड एसीटेट PbCH3CO ट्वाइस, ठीक है, लेड एसीटेट डाला, तो इसका जो लेड 2 पॉजिटिव है वो S2 नेगेटिव से कंबाइन करके PbS लेड सल्फाइड बनाएगा, जो कि एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है। तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसके बॉटम पे ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, जिससे कंफर्म होगा कि सल्फर प्रेजेंट था। एक और टेस्ट ये भी कर सकते हैं कि जो आपके पास Na2S बना है, अगर उसमें आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालते हैं, ठीक है, इसमें ध्यान रहे कि आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड अगर इसमें आप डालते हैं तो ये वायलेट कलर जनरेट करता है, ये कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, NO से ये NOS बन जाएगा, तो वायलेट कलर की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो वायलेट कलर से भी हमें कंफर्म हो जाएगा कि सल्फर प्रेजेंट था। तीसरा केस, मान लीजिए कि नाइट्रोजन और सल्फर अगर दोनों ही हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो ये होगा कि सोडियम जो आपने डाला था मेटल स्टार्टिंग में, वो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर तीनों से कंबाइन करके NaCNS बनाएगा, थायोसाइनेट, ठीक है। थायोसाइनेट को जब आप Fe3 पॉजिटिव से ट्रीट करेंगे, मान लीजिए FeCl3 आपने डाल दिया, तो जब Fe3 पॉजिटिव होगा तो ये ब्लड रेड कलरेशन देगा, ठीक है, इस कंपाउंड की वजह से। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ब्लड रेड कलर होता है। और ये नहीं इसमें कभी भी सोचना कि नाइट्रोजन है तो प्रशियन ब्लू कलर आना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ सल्फर है, इसलिए साइनाइड नहीं बन रहा, यहाँ पर थायोसाइनेट आयन बन रहा है, SCN नेगेटिव, ठीक है। तो नो प्रशियन ब्लू कलर विल बी फॉर्म्ड बिकॉज कोई साइनाइड आयन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब एक केस ये है कि अगर सोडियम आपने बहुत ही ज़्यादा डाल दिया, कि थोड़ा सा सोडियम मेटल लेना था स्टार्टिंग में, आपने ज़्यादा डाल दी क्वांटिटी, तो क्या होगा, ये जो पहले NaCNS बनेगा या NaSCN, सॉरी एक्चुअली इसको NaSCN लिखना चाहिए, ठीक है, इसको आप, ठीक है, दैट वुड बी मोर एक्यूरेट। तो सोडियम थायोसाइनेट जो बन रहा है वो एक्सेस सोडियम के साथ कंबाइन करके NaCN और Na2S दो अलग अलग फिर से बना देता है। अब ये जो साइनाइड हैं ये प्रशियन ब्लू कलर देंगे, ये जो सल्फाइड है ये नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट करके वायलेट कलरेशन देगा। तो मतलब ये दोनों आयन अब अपने अलग अलग टेस्ट दे सकते हैं, कब, जब आपने एक्सेस में सोडियम लिया हुआ है। और नेक्स्ट वन ही हेलोजन अगर हम यूज़ करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके हेलोजन प्रेजेंट है, तो सोडियम के साथ कंबाइन करके वो बनाएगा NaX, फिर उसको HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ एसिडिफाई करेंगे, उसके बाद उसमें AgNO3 डालेंगे, तो सिल्वर पॉजिटिव X नेगेटिव से कंबाइन करके बनाएगा AgX, जैसे AgCl, AgBr, AgI। अब अगर कुछ वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपका बन रहा है तो उससे आपको आइडिया लगना चाहिए कि ये AgCl होगा, ठीक है। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट AgCl का होता है। पेल येलो, बहुत स्लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है तो AgBr, और येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है तो सिल्वर आयोडाइड AgI। नेक्स्ट स्टेप कि पक्का कंफर्म कर लें, कई बार होता है कि AgCl और AgBr में कंफ्यूजन रहता है, तो हम क्या करेंगे, हम उस प्रेसिपिटेट को NH4OH के सॉल्यूशन में डालेंगे। अगर वो घुल गया तो AgCl पक्का कंफर्म हो गया, अगर वो
बहुत थोड़ा सा डिजॉल्व हो रहा है तो AgBr, और अगर बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं हो तो AgI। तो 2 स्टेप में कन्फर्मेशन होती है। एक आप प्रेसिपिटेट का कलर देखते हो, नेक्स्ट स्टेप में आप उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या आप बोल सकते हो कि एक्वस अमोनिया के सॉल्यूशन के साथ डिजॉल्व करके कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो लास्ट में यहाँ पर रेड से मैंने लिखे हुए हैं, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन तीनों ही हैं तो क्या करेंगे, तो लेसन एक्सट्रैक्ट को पहले कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ बॉयल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की वजह से जो NaCN बनेगा और सल्फर की वजह से जो Na2S बनेगा, ये हेलोजन के टेस्ट में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, तो इनको आपको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ उसको बॉयल करेंगे, जिससे NaCN प्लस HNO3 NaNO3 प्लस HCN निकल जाएगा। अब HCN एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो यहाँ पर ये साइनाइड इजीली बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये इंटरफेयर नहीं करेंगे। वैसे ही Na2S आयनिक है बट H2S कोवलेंट है, तो यहाँ पर भी सल्फाइड S2 नेगेटिव बाहर नहीं निकल सकता, अब तो इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो साइनाइड और सल्फाइड को आयनिक से कोवलेंट में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो X के हेलोजन के टेस्ट में इंटरफेयर ना करें, हम कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं। ओके, इंटरफेयर कैसे करते हैं, मान लीजिए अगर साइनाइड प्रेजेंट रहेगा और आप AgNO3 यहाँ पर डालेंगे हेलोजन को डिटेक्ट करने के लिए, तो NaCN प्लस AgNO3 AgCN का वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। आप सोचोगे कि वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है मतलब क्लोराइड होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में ये साइनाइड है। और जो Na2S है ये AgNO3 से कंबाइन करके Ag2S का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटरफेयर करते हैं। ओके, तो आई थिंक दैट मच इज सफिशिएंट। अब हम एक वीडियो देख लेते हैं जिसमें एग्जैक्टली इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया है। ठीक है, वो आपको क्लियरली विजिबल होगा। इस टेस्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम का छोटा सा पीस आपने यहां पर एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उसको हीट किया पहले। ठीक है, अब इसको आपने हीट किया, सिर्फ सोडियम है अभी हमारे पास। अब सोडियम मेल्ट हो जाएगा। अब मेल्ट होने के बाद अब इसमें आप क्या डालेंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आपको टेस्ट करना है। अब ये आपने थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और इसको इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जिसमें ऑलरेडी सोडियम डला हुआ था। अब इस मिक्सचर को आप रेड हॉट तक हीट करेंगे फ्लेम पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये रेड हॉट हो रहा है टेस्ट ट्यूब। अब इसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे। ये हमने एक छोटा सा चाइना डिश ली, चाइना डिश में डिस्टिल्ड वाटर लिया हुआ है। अब ये गरम गरम टेस्ट ट्यूब को लाके इसमें डाल देंगे, तो गर्म होने की वजह से क्या होगा, ये क्रैक कर जाएगी। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा प्रेशर लगा सकते हैं, उससे वो क्रैक कर जाएगी। तो सारा का सारा वो जो सॉल्यूशन था वो उसमें पानी मिक्स हो जाएगा। अब क्योंकि उसमें ग्लास भी है तो उसको हम पहले फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, अब फिल्टर करने के बाद ये जो आपका टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप 3-4 या डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में इसको इकट्ठा कर सकते हैं। ये आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बन गया। ओके, अब इन अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स को आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करें। ठीक है, जैसे पहले हम सपोज नाइट्रोजन का टेस्ट कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का अगर आप टेस्ट पहले करते हैं तो ये जो आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, इसमें क्या डाला हमने सबसे पहले, FeSO4। तो FeSO4 से क्या बना, सोडियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, अब उसको हमने बॉयल किया और उसके बाद ठंडा किया। ठीक है, तो बॉइल्ड एंड कूल इट वेल, अच्छे से इसको ठंडा होने दें बॉयल करने के बाद। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम क्या डालेंगे, FeCl3, या जैसे NCERT में लिखा है कि H2SO4 के साथ आपको उसको हीट कर सकते हैं। तो हमने इसमें FeCl3 डाल दिया, उसे Fe3 पॉजिटिव आयंस मिल गए। अब Fe3 पॉजिटिव आयंस मिलके आपको क्या बनाएंगे, फेरिक फेरोसाइनाइड। ठीक है, और ये थोड़ा सा HCl भी डालते हैं। तो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डिटेल है कि थोड़ा सा HCl आप उसको एसिडिफाई करने के लिए डालते हैं। ठीक है,
तो ये आपने थोड़ा सा HCl डाल दिया। अब फाइनली कौन सा कलर इसका आता है? प्रशियन ब्लू। तो ये आपका प्रशियन ब्लू कलर आ गया और इससे नाइट्रोजन की जो प्रेजेंस है वो डिटेक्ट होगी। अब देखिए नेक्स्ट इज द टेस्ट फॉर क्लोरीन। तो ये आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट था। इसमें आपने क्या डाला? पहले लिटिल अमाउंट ऑफ HNO3 सोल्यूशन, ठीक है, HNO3 डाला। अब इसके बाद इसको बॉयल करेंगे, उसके बाद ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप इसमें क्या डालेंगे? AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट इसमें डालेंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट डालते ही क्या होगा? कोई अगर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है तो एब्सेंस ऑफ क्लोरीन होगी, ठीक है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट बनता तो हम बोलते कि हमारे पास क्या आ गया? AgCl। तो उसको आप फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ कंफर्म कर सकते हो। अगर पेल येलो प्रेसिपिटेट होता तो AgBr और येलो प्रेसिपिटेट होता तो AgI। अब सल्फर के लिए टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को इसमें लेके पहले क्या डालेंगे हम? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन। तो डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा? वायलेट कलरेशन आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो ये एब्सेंस ऑफ सल्फर, ठीक है। ये इन्होंने नहीं दिखाया है, मतलब ये कंफर्म कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ नाइट्रोजन ही था जो हमने स्टार्टिंग में सैंपल लिया है, क्योंकि ब्लू कलरेशन आई थी बट वायलेट कलरेशन नहीं है, तो मतलब सल्फर प्रेजेंट इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। ये आपका प्रॉपर प्रोसीजर मैंने आपको दिखा दिया। और ये एक अमृता वर्चुअल लैब, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस पे कुछ एनिमेशन, बहुत अच्छी क्वालिटी के एनिमेशन अवेलेबल हैं एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ MHRD, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ओके, सो ऑल क्रेडिट इज टू दिस लैब फॉर दिस वीडियो। आई एम यूजिंग इट फॉर नॉन कमर्शियल पर्पजेज। सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डुमास मेथड एंड जल्दाल्स मेथड। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है और उसमें कोई भी आप इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज रीच मी ऑन माई मेल ID और माई मोबाइल नंबर एंड ड्रॉप मी योर सजेशंस। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।